आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 20 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बहुत से छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पेपर कैसा आ रहा है। तो अगर मैं ऑनेस्टली रिव्यू मैं इस पेपर का करूं तो देखिए, मैथ और रीजनिंग बहुत आसान आ रही है। अगर आपने इस सीरीज को रेगुलरली एकदम अच्छी तरीके से फॉलो किया है तो मैथ वाले सेक्शन में आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। आप जब पेपर आप दे के आएंगे तो आप अपना रिव्यू हमें बता सकते हैं। और रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो जो 2 वीडियो मैंने इस चैनल पर रीजनिंग की अपलोड की है, अगर आप उन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और ये सीख लेते हैं कि किस तरीके से रीजनिंग को करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ जीके और जीएस में हो सकती है। तो जितने कम समय बचे हैं तो आप बेहतर होगा कि आप सिर्फ जीके और जीएस पे पढ़िए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो आपको रेट जो है वो बताना है। तो स्वयं की 3 गुनी हो जाने का मतलब क्या है कि अगर धनराशि 1 है तो बढ़ के कितनी हो जाती है, तो 3 हो जाती है। तो इस पे ब्याज कितना लग रहा है, तो 2 रुपये का ब्याज लग रहा है। फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, जो कि 1 हमने माना है। दर आपको निकालनी है। समय कितना दिया है, तो 8 वर्षों में, और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल देंगे। 2 से कट करूँगा तो ये 4 बार चला जाएगा, और 4 से 100 में भाग दूंगा तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 25% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 4 में दिया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घनों जिनकी कोरों की जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है, के परिमापों का योगफल 300 सेंटीमीटर है। तो देखिए, घन का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 12 इंटू साइड होता है। तो पहले वाले घन का कितना हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा। दूसरे वाले घन का कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। और इन दोनों के परिमापों का योगफल कितना है, तो 300 है। बराबर किसके हो जाएगा, 300 के। आगे कह रहा है तथा कोर x और y का जो गुणनफल है वो कितना है, तो 156 है। यानी कि x इंटू वाई, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, तो 156 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि दोनों घनों के आयतनों का योगफल, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो 12 से कट करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा, तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, 6 60 हो जाएगा, 12 पचे 60। यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जैसे ही एक्स प्लस वाई की वैल्यू 25 आ गई, या तो आप एक्स और वाई का गुणनखंड करके 2 ऐसी वैल्यू लीजिए जिसका सम करने पे 25 आ जाए, या तो आप डायरेक्ट फार्मूले पर रख दीजिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इसका होल क्यूब, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और बस वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे जो भी वैल्यू हमारे सामने है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 25 है, 25 का क्यूब कर देंगे तो 25 क्यूब बराबर किसके, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसको बराबर के इधर ला देते हैं। तो जब बराबर के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 156 दिया है, और x प्लस वाई इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 25 है। तो 25 का गुणा कर लेते हैं और बस वैल्यू निकाल देंगे। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए, यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो सबका अलग अलग है। सिर्फ 2 का 8 है, तो अगर 8 आएगा तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो अगर 8 के अलावा कोई और वैल्यू आएगी तो इसको हम यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए, 5 का अगर क्यूब करूँगा तो लास्ट में 5 आएगा। इसको करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा। यानी जीरो में अगर किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि 5 में से अगर 0 में घटाऊंगा तो लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बूस्टर पंप का उपयोग करके टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है। टैंक की धारिता 1800 मीटर क्यूब है। टैंक को खाली करने की जो क्षमता है इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। तो अगर खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से
तो अगर भरने की क्षमता को अगर मैं x मानता हूँ तो खाली करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि इससे 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। कह रहा है कि पंप को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में से उससे 6 मिनट कम समय लगता है। तो कह रहा है कि पंप की भरने की क्षमता मीटर क्यूब प्रति मिनट में, यानी कि x का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या है कि अगर 1800 इसकी धारिता है तो अगर x स्पीड से मैं भरता हूँ तो जितना समय लगता है इसी क्षमता को जब आप खाली करते हैं, यानी कि x प्लस 10 इफिशियंसी से, तो 6 मिनट क्या लगता है, अधिक लगता है। तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा, आप उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर इतना आपका इक्वेशन बन गया है तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आसान वैल्यू रखूँगा, यानी कि सबसे पहले 50 रखूँगा। तो 50 से अगर मैं भाग देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 1800 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कट करूँगा तो 5 से 15 हो जाएगा, 3 30, 5 6 30, यानी कि 36 हो जाएगा। इसको करूँगा तो ऊपर हो जाएगा 1800 और नीचे कितना आ जाएगा, तो 50 और 10 कितना आ जाएगा, 60। भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 30 बार चला जाएगा। और 36 और 30 का अंतर 6 आ रहा है, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई जो क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है, यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1488 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो रूट में होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होती है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच होता है और प्लस एल एच होता है। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये किसके बराबर है, तो 1488 के बराबर है। यहाँ से 2 से मैं कट कर लूँगा तो ये 7 बार चला जाएगा, ये 4 और ये 4 बार। यहाँ पे एल और बी की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 इंटू चौड़ाई आपका कितना दिया है, तो 96 दिया है, और प्लस हो जाएगा ये 70 है, 0 है, और ये हो जाएगा आपका 96 इंटू, दोनों में h कॉमन है तो h कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 96 और प्लस 70 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो मैं ऐसे इसको लिख देता हूँ, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 744 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 7 में 6 का गुणा करूँगा तो 42 हो जाएगा, 4 7 9 63 हो जाएगा, 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो इधर 744 है, इधर तो इसकी वैल्यू इससे काफ़ी अधिक आ रही है। इसका मतलब ये जो h की वैल्यू आएगी ऋणात्मक आएगी, और कभी भी ऊंचाई आप समझ सकते हैं कि ऋणात्मक हो नहीं सकती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसका कोई भी ऑप्शन जो ये दिया है वो गलत है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर जो है ये गलत है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रहती तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जैसे ही h की वैल्यू आती है हम इसमें रख देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, विकर्ण की लंबाई निकल के आ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो देखिए, ये आपका 2 इससे क्या है, अधिक है। ठीक है, ये 13 दूना के 26, ये तो 2 गुना है तो इसको हटा दीजिए, तो काफ़ी कम हो जाएगा। ये 18 दूना के 36, ये भी 2 गुने के बराबर है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब हमारे पास 2 वैल्यू बची। ठीक है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो चूंकि ये वैल्यू बहुत पास पास है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। वैसे तो मैं डायरेक्ट इसको आंसर ये टिक कर देता है। कैसे टिक कर देता है, जैसे मान लीजिए कि 5/6 अगर है, ठीक है, और मान लीजिए कि 3/5 है, और मैं कहूँ कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि अगर इसका मैं इसमें गुणा करूँ, चूँकि ये छोटी वैल्यू है तो इसका 13 गुणा करके देख लीजिए, तो इसका मान 25 आएगा, इसका मान कितना आएगा, 18 आएगा। तो 25 इसका मान आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, अधिक है। बस इसी तरीके से मैं अगर इसको लिख लेता हूँ तो ये 23/25 है, और ये कितना है, तो 25/26 है। और अगर इससे मैं कंपेयर करता हूँ तो देखिए, आपका 5 की जगह पर 25 है, 3 की जगह पर 23 है, 6 की जगह पर 26 है। तो अगर मैं इस तरीके से भी गुणा करूं तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, अधिक आ जाएगी। आप गुणा करके देख भी सकते हैं। तो देखिए, इसकी वैल्यू तो 625 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो 23 में क्या करता हूं, मैं 26 का गुणा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 23 दूना के 46 हो जाएगा। जोड़ेंगे
तो 6 3 9, 4 1 5 यानी 625 से अधिक नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू इसका आंसर नहीं होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 56 है, उनमें से 4 संख्याएं ये हैं, तो 5वीं संख्या पूछ रहा है। तो इन सब का योग निकाल देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा? तो 6 और 2 8, 8 2 10 और 5 15 को 5 हो जाएगा। 2 3 2 5, 4 9 और 3 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी इन चारों का योग कितना निकल के आ गया? 135 निकल के आ गया। 5 संख्याओं का अगर औसत 56 है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 56 में 5 का गुणा कर दूंगा मैं, तो गुणा करूंगा तो 30 हो जाएगा। 5 5 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28 यानी कि 280 हो जाएगा। तो 5वीं संख्या निकालनी है तो बस क्या करूँगा मैं? 280 में से 135 घटा दूंगा, तो ये आएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 घटाऊंगा तो 4, यानी 145 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उसके बहुलक से 20.8 कम है तो उन आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी? तो बस इसका आधा निकाल दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10.4, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 600 केलों को 3 बंदरों के बीच में क्रमशः 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 9/3 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे? तो इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/14 अनुपात 1/2 हो जाएगा, अनुपात इसको मैं 3 लिख सकता हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो हर वाली वैल्यू को अगर हटा देता हूँ तो नीचे 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो 3 × 14 हो जाएगा। यानी कि तीसरे केले का जो भी मान होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 14 का भी मल्टीपल होगा। तो मैं सिर्फ 3 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। तो 3 का अगर मल्टीपल चेक करूँ तो देखिए 5 और 3 8, ये 3 से नहीं विभाजित होगा। 6 5 11, ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 5 10, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 tan a = 4 है तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं अगर त्रिभुज निकाल देता हूँ तो tan थीटा जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। तो लंब 4 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? 3, तो कर्ण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा? अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 - sec² a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 1 - cosec² a हो जाएगा। बस वैल्यू रख देंगे, तो 1 - sec a बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5/3। स्क्वायर करूंगा मैं तो 5 5 25/9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - cosec² a अगर निकालूंगा तो 5/4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो -16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? तो 16 में से 25 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। इससे 16 का इधर गुणा हो जाएगा, 9 का इधर गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 का गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, यानी कि 256/81 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको जोड़ लेता हूँ तो 20 और 10 30, 40 और 2 42 हो जाएगा। 42 में 6 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा। 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 252 हो जाएगा। 285 में से 252 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3। 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 33 हो जाएगा। और इधर 83 है, जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 8 3 11, यानी कि 116 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या 2,07,300 थी। यदि 2 लगातार दशकों में उसकी जनसंख्या में 20% की प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो 1976 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए 56 में 10 जोड़ेंगे तो 66, 66 में 10 जोड़ेंगे तो 76, यानी कि 2 दशक की बात कर रहा है। तो संख्या 1956 में कितनी थी? तो 2,07,300 थी। 20% की दर से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो 6 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इंटू 6/5 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कोई भी आपको 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, ऊपर आपको 3 3 9, यानी कि सिर्फ मैं चेक कर लेता हूँ कि 9 से कौन सी वैल्यू आपकी विभाजित है, क्योंकि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है।
तो देखिए 9 हो जाएगा, ये 8 और एक 9 हो जाएगा, 5 2 7 एक 8 हो जाएगा, पहला नहीं कटेगा। दूसरा चेक कर लेता हूँ, तो ये 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 7 17, 17 और 5 जोड़ेंगे तो ये भी आपको चेक कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 और 2 7, 7 एक 8, 8 और 3 11, 8 19, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, 8 और एक 9 हो जाएगा, 5 2 7 और 2 9, बिल्कुल ये 9 से कट रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण जो आपको दिया है, पूछ रहा है कि इसका बहुलक कितना होगा। तो बहुलक क्या होता है कि ऐसा आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आया हो। तो चेक कर लीजिए, तो देखिए 21 आपका एक बार आया है, 2 बार आया है, और ये 3 बार आया है। तो 21 कितनी बार आया है आपका, 3 बार आया है, तो 3 लिख देता हूँ। 25 देख लेता हूँ, तो 1 बार आया है 25, 2 बार आया है, तो 25 2 बार आया है। 27 देख लेता हूँ, तो 27 1 बार आया है, 27 2 बार आया है, तो ये भी 2 बार आया है। 31 देख लेता हूँ, तो ये 1 बार आया है और ये 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार क्या है, 21 आया है, जो कि 3 बार आया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान जनसंख्या 1,10,000 थी, 5% की वृद्धि हुई, इसका मतलब कितना हो गया, तो 105/100 हो गया। अगले दूसरे वर्ष जो है वो 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 13 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, तो 5 3 15, यानी कि लास्ट में सिर्फ एक 0 आएगा, और लास्ट में एक 0 आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक 0 है, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, यानी कि लास्ट में सिर्फ एक 0 के बाद 5 आएगा, और एक 0 के बाद से 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5:6:13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है। तो नवीन ने कितना निवेश किया, ये आपको बताना है। तो देखिए जो भी लाभ होता है उसका जो 14% है क्या है, तो लाभ के बराबर है, यानी कि 14% की वैल्यू कितना है, तो 14% की वैल्यू है 36,400 है। यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 14 से भाग कर दूंगा मैं, तो 14 दूना क्या 28 हो जाएगा, और 2 8 84, 14 6 84, यानी कि 2600 क्या हो जाएगा 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बस 2 0 यहाँ पे लगा दीजिए, तो 26, 2 0 पहले से है और 2 0 और लग गया, तो ये 100% की वैल्यू होगी। उनके निवेश का अनुपात कितना है, तो 5:6:13 है। इन सबको जोड़ लूँगा मैं, तो 6 5 11 और 13 कितना हो जाएगा 24। 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इतनी हो जाएगी जो 100% की वैल्यू है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि नवीन ने कितना निवेश किया, तो नवीन की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, इस 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 से क्या करूँगा मैं गुणा कर दूंगा, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 से भाग करूँगा तो 4 6 24, 2 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 65,000 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पी आयत ABCD के भीतर कोई बिंदु है, यदि PA बराबर 94, PB बराबर 61, PC बराबर 67 है, तो PD की लंबाई आपसे पूछा है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्ट में कराया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है PA² + PC², ये बराबर किसके होता है, तो PB² बस कितना हो जाएगा, तो PD² हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 94 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PC की वैल्यू कितनी है, तो 67 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर PB की वैल्यू कितनी है, तो 61 का स्क्वायर, प्लस PD इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो लास्ट डिजिट से मैं चेक कर लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 6 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 9 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए। लास्ट में 5 देख ले रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। डी की वैल्यू जो भी होगी उसके लास्ट का स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36, नहीं आ रहा है 4। 5 का स्क्वायर करूँगा तो 5 आएगा, ये भी नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा, यानी इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इन दोनों को क्या करूँगा मैं, कट कर दूंगा।
अब क्या कर ले रहा हूँ कि अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो मैं डिजिट सम से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इसका डिजिट सम करूँगा तो 9 हट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा आपका। तो 16 का डिजिट सम कितना होता है, तो 7 होता है, तो 7 लिख दूंगा। इसका करूँगा तो 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 का 4, 4 चौको 16, 16 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 5, यानी कि जो भी आपका इधर वैल्यू आएगी उसमें क्या करूँगा मैं, तो 61 का अगर डिजिट सम निकालता हूँ तो 6 के 7, 7 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 का डिजिट सम हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे पीडी की वैल्यू जो भी आएगी उसका डिजिट सम किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर करूँगा मैं 2 1 3, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, इसका 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 का डिजिट सम कितना आता है 1 आता है। तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6.7 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 17.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 8.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक नए लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। कह रहा है कि नए शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो हमें पता है कि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसकी वैल्यू बराबर किसका हो जाएगी, तो अगर पहले वाले का हम निकाल देते हैं तो 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू है 17.6 है, यानी कि 17.6 इंटू 17.6 यानी 2 बार गुणा हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 6.7, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो इसी को पिघलाकर नया शंकु बनाया जाता है, जिसका आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। त्रिज्या आपको दिया है कितना है, तो त्रिज्या आपको दिया है 8.8 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर यानी कि 8.8 का 2 बार गुणा हो जाएगा इंटू ऊंचाई, एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो 11 से कट करूँगा तो 8 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, तो 11 6 यानी कि 1.6 बार चला जाएगा। फिर 11 से कट करूँगा तो ये 8 बार चला जाएगा, ये 1.6 बार चला जाएगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1.6 गुणे 1.6 और गुणे 6.7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऊपर चूंकि 2 स्थान पे नीचे दशमलव है तो ऊपर से 2 स्थान दशमलव हटा देता हूँ मैं, तो ये और ये दशमलव हटा देता हूँ मैं। तो 8 से भाग करूँगा तो ये 2 बार चला जाएगा, इसको करूँगा तो ये 2 बार चला जाएगा। 2 में 2 का गुणा करूँगा तो 4, 4 में 6.7 का अगर मैं गुणा करूँ तो दशमलव के बाद से कितना आएगा 8 आएगा, और दशमलव के बाद 8 से ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता 239 में 2 सेव और 5 आम खरीदती है। जब एक सेव की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है, तो 2 सेव और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि 8 सेव और 8 आम की मूल कीमत कितनी होगी। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि आप बेसिक इक्वेशन बनाइए, उसके बाद से सॉल्व करिए। लेकिन जो मैं तरीका बताता हूँ हमेशा कहता हूँ कि उसको अप्लाई करिए, अगर उसके बाद नहीं होता है तब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हमसे 8 सेव और 8 आम की कीमत पूछ रहा है, तो सेव की कीमत कुछ भी हो और आम की कीमत कुछ भी हो, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लूँगा, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर में कौन सा 8 का मल्टीपल है। तो देखिए 8 × 40 4 41, ये 8 से नहीं कटेगा। 8 × 40 3 38, ये भी 8 से नहीं कटेगा। 8 × 40 3 36, ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक से मैंने बता दिया है, अगर आप रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेसिक से आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। मैं यहाँ पे तरीके बता रहा हूँ कि क्या तरीके आप सोच सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से आपकी पूर्णतः विभाजित होती है। तो अगर इसका देखूं तो 2 1 3 हो जाएगा, 8 1 9, 9 और 3 का अंतर कभी भी 0 और 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इस तरीके से 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 2 8, इसका भी अंतर 0 नहीं आएगा। 4 1 5, 4 घटाएंगे तो इसका भी अंतर 0 नहीं आएगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 9 और 7 16 हो जाएगा। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आ रहा है, जो कि 11 से विभाजित होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 2 वर्ग हैं ए और बी, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। तो मैं लिख लेता हूं कि ये ए है और ये बी है। इसमें कितना है तो 22 है, इसमें कितना है तो 44 है। कह रहा है कि यदि ए का औसत कितना है 40 किलोग्राम, तो मैं लिख लेता हूँ इसका औसत 40 किलोग्राम है। बी का औसत कितना है तो 37 किलोग्राम है। आपसे पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी औसत निकालना हो तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको सिंप्लीफाई करके 22 से अगर कट कर देता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा देता हूँ। तो अगर मैं इसका एवरेज 37 मानता हूँ तो 37 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है तो ये 3 अधिक है। कितने लोगों पे, 1 लोगों पे। तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा तो 2 और 1 3 लोगों में बढ़ जाएगा। भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 1 बार। यानी कि जो भी हमने औसत 37 माना है वो 37 ना होकर इससे 1 अधिक होना चाहिए। तो 37 में 1 जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 247 और 189 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचता है। तो इसको मैं बेसिक से सॉल्व करना बताता हूँ कि बेसिक से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आपको सॉल्व किस तरीके से करना है कि जो भी शेष आ रहा है उसको घटा दीजिए। तो अगर मैं छोटी वाली वैल्यू यानी 189 लेता हूँ तो इसमें 6 शेष आ रहा है, तो 6 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 183 हो जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू 183 को विभाजित करेगी। तो देखिए 64 है, 6 3 18, 180 ये आपका 183 को विभाजित नहीं करेगा, यानी कि 163 भी नहीं करेगा, 62 भी नहीं करेगा। यानी इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 61 से इसको भाग देंगे तो 3 बार ये पूरी के पूरी विभाजित हो जा रहा है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 70 मिनट के लिए 65 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। कह रहा है कि उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो मैं पहले कुल दूरी निकाल देता हूँ। तो देखिए 80 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 20 मीटर चल रही है तो 80 मिनट में कितना चलेगी, तो 80 गुणे 20 चलेगी और प्लस हो जाएगा 70 मिनट में कितना चलेगी, तो 70 और गुणे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब दोनों में समय कितना लग रहा है, 80 मिनट यहाँ पे, 70 मिनट यहाँ पे, तो 8 7 15 यानी कि 150 मिनट लग रहा है। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देता हूँ। तो देखिए जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है तो जो जीरो कॉमन ले लूँगा तो नीचे वाले से कट जाएगा। इसको कट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, 160 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 और 7 6 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये अगर जोड़ देता हूँ ऊपर वाली वैल्यू को तो 5 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 से भाग कर देता हूँ तो 15 चौको 60 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा, 15 का में 15 यानी कि 41 इसका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b बराबर 32 और a - b का होल स्क्वायर बराबर 372 है तो a और b के गुणनफल का मान कितना होगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर और माइनस किसके हो जाएगा, तो 4ab के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको 4ab की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू निकालनी है तो 4 से मैं क्या करूँगा, भाग दे दूंगा। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए। तो a + b की वैल्यू 32 है, 32 का स्क्वायर मैं कर दूंगा और माइनस कितना हो जाएगा, a - b की वैल्यू कितना है, तो इसका होल स्क्वायर आपको 372 दिया तो 372 में डायरेक्ट लिख दूंगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर 2 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 में से अगर 2 घटाऊंगा तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 4 है। तो 4 में किस चीज़ का गुणा करूंगा कि 2 आ जाएगा, तो चेक कर लेता हूँ। 1 का गुणा करूंगा तो 4 आएगा, यहाँ पे भी 1 है तो ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। 5 का गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 का गुणा करूंगा तो 4 3 12, लास्ट में 2 आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। यात्रा का अगला 1/3 भाग 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है तथा शेष यात्रा 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। कह रहा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल दशमलव में 1 दशमलव स्थान तक
कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी आप निकाल लीजिए। तो अगर टोटल दूरी मैं 3 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगी टोटल दूरी, और टोटल दूरी तय करने में लगा समय तो 1/3 मतलब यानी कि एक जो यात्रा है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 1/67 समय लग जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा कि अगला 1/3 तो कितने के हिसाब से चल रहा है, तो 66, तो 1/66 हो जाएगा। तो जब 2 यहाँ पे तय कर लिया है, टोटल दूरी 3 है तो बचेगा 1। अब इस एक दूरी को किस स्पीड से चल रहा है, तो 17 से। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वैल्यू क्या है आपके, 67 हो गया, 66 हो गया, फिर 17 हो गया, यानी कि एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों को 68 मान लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका, मैं इनका एलसीएम मान लेता हूँ 68। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अधिक माना हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और ये 17 चौको 68 4 हो जाएगा। इस 68 का ऊपर गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 × 68 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लूँगा तो 3 से कट करूँगा तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 से करूँगा तो ये 34 बार चला जाएगा, यानी कि 34 के करीब कौन सी वैल्यू है, तो 34 के करीब आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करके नहीं सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका। तो हमेशा ये तरीके सीखे रहिए जो कि आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, अगर पहले से सीखे रहेंगे तभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का संभावित मान कितना होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको देखेंगे तो x के पावर 4 है। तो मैं मान ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ कि x² बराबर, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि y है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, y² - 17y हो जाएगा और प्लस 60 हो जाएगा। अब बराबर 0 हो जाएगा। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने में किसके बराबर आ जाए, 17 के। तो 12 × 5 = 60, यानी कि 12 और 5 हो जाएगा। अगर 12 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 17 के बराबर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस में 60 आ जाएगा। तो चूंकि ये बराबर की इधर है, बराबर को उधर जाएगा, तो ये 12 + 12 हो जाएगा, 5 भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो y² का कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं। तो चूंकि 1 है यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये y की वैल्यू क्या आपकी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और कितना हो जाएगा y की वैल्यू 5, ये दोनों y की वैल्यू हो जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में x का मान पूछ रहा है, तो x² बराबर हमने माना क्या है, y माना है। तो y की जगह पे क्या रख दूंगा, मैं x² रख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, x² बराबर 12 हो जाएगा, और ये x² बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो x का मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, √12 हो जाएगा, और कॉमा प्लस माइनस और √5 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में दिया है। देखिए 2 तो कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, 6 भी कहीं नहीं है, 5 भी आपका कहीं नहीं है। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसमें -12 दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को x रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाता तो 50% की हानि होती। तो x रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है, मैं बताता हूँ कि हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। देखिए 50% की हानि होगी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। यानी कि अगर 2 का खरीद के लाया है तो 1 रुपये की हानि पे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया हो जाएगा। अब आप वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि यदि इसे इस मूल्य के 40% पर, यानी कि जो 1 है ये 40% के बराबर है, तो अगर SP को मैं x मानता हूँ तो इसका अगर 40% अगर निकालता हूँ तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो यहाँ से x का मान निकाल देता हूँ। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ये x का मान होगा। अब देखिए कह रहा है कि अगर उसको पहले वाला जो SP था जो कि 5/2 है, अगर उसमें बेचा जाता तो उसको कितना लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ से CP कितना है आपका, 2 है। तो देखिए CP आपका 2 हो गया और SP आपका इतना निकल के आ गया। तो देखेंगे कि कितना लाभ हो रहा है। तो SP में से CP घटा देंगे तो 5/2, इसमें से अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो इतना लाभ हो जाएगा। किस पे निकालना है, तो CP पे लाभ प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है, × 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, जैसे 4 घटेगा तो 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और × 100 हो जाएगा। भाग देंगे तो यहाँ से क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24%, 18% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो आप किसी भी 2 वैल्यू को एक साथ ले लीजिए, फिर अगली 2 वाली वैल्यू को, जैसे ही 2 वैल्यू का एकल छूट निकल के आ जाएगा, अगली की तीसरी वाली वैल्यू के साथ लेके सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है।
तो मैं पहले 18 और 24 को लेता हूँ, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो 24 गुणे 18 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 42 माइनस 18 का 24 में गुणा करूँगा तो 18 चौको 72, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 18 दूना के 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो 4.32 हो जाएगा। घटाएंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 68 आएगा और 41 में से अगर 4 में घटाता हूँ तो 37 हो जाएगा, तो 37.68 हो जाएगा। अब इसको जो 20 बचा उसके साथ निकाल लेता हूँ तो ये प्लस 20 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, तो 37.68 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, 0.68 हो जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 8 दूना के 16 को 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 1 13 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 1 15 हो जाएगा और 3 दूना के 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 2 स्थान पे पहले दशमलव है और नीचे एक स्थान पे यानी कि 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 7.536 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। बस इसमें से अगर घटा देता हूँ तो 7.536, चूँकि 2 स्थान तक आपको बताना है तो इसको अप्रोक्सीमेट में मैं क्या मान लेता हूँ, तो इसको 0.5 और 4 मान लेता हूँ। इस 6 को हटा देता हूँ तो घटा दूंगा तो 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और दशमलव के बाद 1 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो वैसे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 360 अंश हो। ठीक है, तो अब थीटा का मान कितना है, 120 अंश, यानी कि अगर थीटा का मान 120 अंश करेंगे तो ये इसका कितना है, तो आप देख सकते हैं कि इसका 1/3 है, यानी कि जो भी आपका क्षेत्रफल हो जाएगा उसका 1/3 निकालना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो बस इसका 1/3 निकाल देते हैं। पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी यानी कि 7 हो जाएगी। तो स्क्वायर है तो इंटू 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14 1 15 हो जाएगा। 3 से भाग कर दूंगा तो 3 5 15, 3 एकम में 3 यानी कि 51 हो जाएगा, 1 बचेगा यानी 51 सही 1/3 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे में और 36 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 2 नल हैं जो कि क्रमशः, तो मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो 3 घंटे में और बी जो है वो 36 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। तीसरा नल है जो खाली कर रहा है, जिसको सी में मान लेता हूँ, तो ये कितने घंटे में, तो 4 घंटे में। इन्हें तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 3 से भाग करूँगा तो 12 3 36 हो जाएगा। 36 से भाग करूँगा तो एक बार चला जाएगा। 4 से भाग करूँगा तो 4 9 36 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर इन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 12 1 13 हो जाएगी और ये 9 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये कह रहा है कि इस 4 एफिशिएंसी से खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में, तो पूरी क्षमता है 36, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। इसको 4 एफिशिएंसी से भरना है तो 4 3 12, 12 3 36 हो जाएगा। 3 का 2 में गुणा करूँगा तो 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9,10,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो धनराशि कितनी है, तो 9,10,000 की धनराशि है। चूँकि 2% वार्षिक है तो छमाही कितना हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा। तो इसका 1% मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो 1/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा तो यानी कि 9100 हो जाएगा। दूसरे छमाही के लिए 1% निकालूंगा तो ये भी 5100 हो जाएगा। अब ये जो पहला छमाही है वो दूसरे छमाही के लिए मूलधन का काम करेगा, इसका 1% निकालूंगा तो 91 हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो इन तीनों को जोड़ दूंगा तो लास्ट में आपको 1 दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे। और अगर 1 दिख रहा है तो 1 के बाद से 9 दिखना चाहिए, यहाँ पे 1 के बाद 8 दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद ने एक वस्तु खरीदी
और उसकी मरम्मत पर 163 रुपये खर्च किए। कह रहे कि इसके बाद उसने इसे भरत को 25% के लाभ पर बेच दिया। अंततः भरत ने वस्तु को 4,480 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? तो देखिए 44% के घाटा पर बेच रहा है, कितने रुपये में? तो 4,480 में बेच रहा है। इसका मतलब वो बेचा कितने में होगा? तो 56% की वैल्यू पे बेचा होगा, जितने में खरीद कर लाया है। तो 56% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4,480 हो जाएगी। यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे, जिससे पता चल जाएगी भरत ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4,480 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? इसमें 100 का गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4,480 और डिवाइडेड बाई 56 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ये जो आया है वो भरत का क्रय मूल्य निकल के आ गया। इतना ये भरत का क्रय मूल्य आ गया है और इतने पे आनंद ने बेचा तो उसको 25% का लाभ होता है। यानी कि अगर मैं इसका 25% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा? तो 125 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो अगर मुझे वापस आना है तो इसका 4/5 अगर निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा? आनंद ने कितने रुपये में ख़रीदा था वो पता चल जाएगा। तो इसका 4/5 में निकाल देता हूँ। तो 5 से कट करूँगा तो ये कितनी बार चला जाएगा? तो 20/5 20 बार चला जाएगा। 4 से कट कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 बार चला जाएगा। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो 7 से कट करूँ तो ये 2 बार चला जाएगा। इसको करूँगा तो 7 छके 42, 2 28, 7 चौको 28 यानी कि 640 हो जाएगा। 2 से कट कर लूँगा तो ये 10 बार हो जाएगा। तो 640 का अगर 10 में गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 6,400 क्या हो जाएगा? ये आपका आनंद का क्या हो जाएगा? इतना पैसा उसका लग गया है, ठीक है। लेकिन आपसे उससे पूछ क्या रहा है कि उसकी मूल लागत कितनी थी? तो मूल लागत पूछ रहा है क्योंकि उसकी मरम्मत में 169 रुपये खर्च कर दिया है। तो मूल लागत अगर निकालनी है तो बस इसमें से 169 घटा दूंगा मैं। तो घटा देंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, लास्ट में 31 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था 20 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।